अच्छा जी, स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, 80 हम इंटेल के प्रोसेसर्स की फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे और 286 तक हमने पढ़ लिया था। अब 386 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंटेल 80386 ये प्रोसेसर आया था 286 के बाद 1985 में। अच्छा, ये 32 बिट का प्रोसेसर था और 32 बिट इसके अंदर रजिस्टर्स की यानी कि डेटा रजिस्टर्स की लेंथ इसके अंदर 32 बिट थी और 32 बिट इसके अंदर एड्रेस बस थी और एक्सटर्नल डेटा पाथ भी था। इसके अंदर पहली मरतबा एक्सटर्नल डेटा पाथ दिया गया। मतलब होता क्या है कि दो मरतबा इंटरनल डेटा पाथ भी है और एक्सटर्नल डेटा पाथ भी है। Here we can distinguish between an internal data path, which is the bus that moves data within the processor itself. ठीक है, तो इंटरनल डेटा पाथ का मतलब क्या है? इंटरनल डेटा पाथ का मतलब ये है कि डेटा विद इन द प्रोसेसर इटसेल्फ, प्रोसेसर के अंदर ही अगर डेटा मूव कराना है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर डेटा अगर मूव कराना है प्रोसेसर के अंदर रहते हुए, तो उसके लिए जो है ना वो यूज होता था इंटरनल डेटा पाथ। और एन एक्सटर्नल डेटा पाथ विच इज द बस दैट मूव्स डेटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। तो प्रोसेसर से मेमोरी या आईओ डिवाइसेस के लिए जो डेटा यूज होता था, जो बसेस जो होती थी, उसका नाम था एक्सटर्नल डेटा पाथ। तो दो पाथ थे, अगर प्रोसेसर के अंदर डेटा मूव कराना है तो इंटरनल डेटा पाथ, और प्रोसेसर से रैम या प्रोसेसर से आईओ डिवाइसेस के दरमियान अगर डेटा मूव कराना है तो एक्सटर्नल डेटा पाथ। तो ये पहली मरतबा एक्सटर्नल और इंटरनल डेटा पाथ का कॉन्सेप्ट जो है वो 80386 के अंदर जो है लॉन्च किया गया और ये भी आई 32 फैमिली का मेंबर था। तो 32 बिट प्रोसेसर था यानी कि, और इसकी जो है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी इसमें दिया गया और उसमें ये बताया गया कि वर्चुअल मेमोरी को आप कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी से ज़्यादा जो है बढ़ा सकते हो। वर्चुअल मेमोरी क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसी लेक्चर के आखिर में वर्चुअल मेमोरी का पूरा टॉपिक आएगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा डिटेल के अंदर कि वर्चुअल मेमोरी क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया 80386 के अंदर कि वर्चुअल मेमोरी जो है वो फिजिकल मेमोरी से ज़्यादा हो सकती है। यानी फिजिकल मेमोरी जो आप लगाते हो कंप्यूटर में, वर्चुअल मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क पे क्रिएट होती है। तो इस पर पहली मरतबा ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि वर्चुअल मेमोरी कैन बी लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी। ईच प्रोग्राम इज असाइंड अ 4 गीगाबाइट लीनियर एड्रेस स्पेस। कि हर प्रोग्राम को 4 जीबी का जो है वो एड्रेस स्पेस मिलता था इसके अंदर 80386 के अंदर। तो ये इस प्रोसेसर का मतलब थोड़ी सी बारे बारे में बातें थी। फिर 80486 लॉन्च हुआ। इंटेल i486, ठीक है। तो 80486 जो था प्रोसेसर वो 1989 में लॉन्च हुआ और इसके अंदर पहली मर्तबा जो है ना वो पाइप लाइनिंग टेक्निक्स का जो है ना इस्तेमाल किया गया। इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए पाइप लाइनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो अगला कोर्स आप पढ़ोगे इसके बाद, उसमें इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा पाइप लाइनिंग क्या होती है। असल में होता है क्या, पाइप लाइनिंग के जरिए जो है एक इंस्ट्रक्शन यानी कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेम टाइम के ऊपर चल सकती है। पाइप लाइनिंग टेक्निक के जरिए से मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे चलेंगी, ठीक है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस के टू बी प्रोसेस्ड एट द सेम टाइम। तो एक मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, 2 4 6 8 इंस्ट्रक्शंस एक ही वक्त में चलेंगी अगर पाइप लाइनिंग टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जाए। तो जाहिर है पाइप लाइनिंग के जरिए से स्पीड बहुत फास्ट हो गई। जब 486 लॉन्च हुआ तो काफ़ी स्पीडी जो है वो कंप्यूटर्स हो गए थे और 486 पे जो है विंडोज़ भी चलना शुरू हो गई थी। यानी कि विंडोज़ लॉन्च की थी। तो विंडोज़ 95 से पहले एक विंडोज़ आई थी, ठीक है। तो वो विंडोज़ जो थी वो 486 के लिए बनाई गई थी और वो जो है फिर जो है लॉन्च की गई थी और उसको चल काम करना शुरू हो गया था विंडोज़ पे, क्योंकि स्पीडी हो गए थे काफ़ी कंप्यूटर्स। इसके बाद पेंटियम लॉन्च हुआ। 1993 के अंदर पेंटियम लॉन्च हुआ और ये जो है वो
उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई गई। और जैसे समझे पेंटियम जब आया तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, क्योंकि स्पीडी हो गया था काफ़ी कंप्यूटर। और उसके बाद विंडोज़ 95 जो आई बनाई गई थी वो पेंटियम के लिए बनाई गई थी। पहली मरतबा जो फर्स्ट सक्सेसफुल वर्जन आया था विंडोज़ का, वो विंडोज़ 95 था, जो पेंटियम प्रोसेसर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो इसके अंदर सुपर स्केल डिज़ाइन जो है, यानी कि 2 पैरेलल एग्जीक्यूशन पाइपलाइन, इसके अंदर 2 पाइपलाइंस जो है रखी गई थी, 2 पाइपलाइंस रखी गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी जो है चीज़ें स्पीडी हो गई थी। और 2 इंस्ट्रक्शंस कुड बी डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। तो 2 इंस्ट्रक्शंस एक ही वक्त में डिकोड होती थी और एक ही वक्त में एग्जीक्यूट होती थी। और द पेंटियम यूज्ड अ 32 बिट एड्रेस बस, उसके अंदर 32 बिट की मतलब एड्रेस बस थी इसमें। और 64 बिट का जो था इसके अंदर इंटरनल डेटा पाथ था, यानी कि जो प्रोसेसर के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है इनसाइड द प्रोसेसर, उसके लिए जो डेटा बिट्स थी वो 64 बिट की थी, और जो एक्सटर्नल डेटा पार्ट था वो 32 बिट का था। और उसके अंदर पहली मरतबा जो है वो मल्टीमीडिया एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी जो है लॉन्च की गई, जिसकी वजह से जो है मल्टीमीडिया ग्राफिक्स जो है सपोर्ट करता था। तो विंडोज़ वगैरह ज़ाहिर है जब भी जो है वो इसमें बहुत इसके लिए डिज़ाइन की गई। और विंडोज़ का मतलब समझे पहला सक्सेसफुल वर्जन विंडोज़ 95 वो पेंटियम के ऊपर सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। इसके बाद जो है वो प्रोसेसर्स आते रहे, जैसे यहाँ पर दिखाया है, मुख्तलिफ सीरीज दिखाई है प्रोसेसर्स की, जैसे इंटेल सेलेरॉन है, ठीक है। इसके अंदर भी कैशेस का भी कैशे भी लगा दिए गए, तो कैशे की वजह से स्पीड और जो है इसमें इजाफा हो गया कैशेस की वजह से। फिर ड्यूअल कोर और कोर टू डू, कोर टू क्वाड, कोर i7, इस तरह प्रोसेसर आते गए। और इसके अंदर जो है फिर जाहिर है वो चीज़ें बढ़ती गई और कंप्यूटर जो है मजीद स्पीडी होते गए। तो जाहिर है ये मतलब थोड़ा सा रेवोल्यूशन दिखाया था आपको कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ कंप्यूटर इंडस्ट्री। और सब ये जो ताल्लुक रखते हैं, ये सब 80286 फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। बेसिक आर्किटेक्चर वही है, लेकिन सब जाहिर है इसके अंदर एडवांसमेंट हुई है बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त जो है सूरत हाल वो काफ़ी हमें जो है मुख्तलिफ नज़र आ रही है कि बहुत सारे अच्छे कंप्यूटर्स और स्पीडी कंप्यूटर्स हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, बेसिक माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जो है माइक्रो कंप्यूटर है उसका बेसिक डिज़ाइन किस तरीके से होता है। The clock synchronizes the internal operation of the CPU with other system components. तो एक्चुअली क्लॉक लगा दी जाती है। क्लॉक क्या करती है, वो क्लॉक के जरिए सारे कंपोनेंट्स आपस में, जैसे यहाँ पर देखें आईओ डिवाइसेस है, मेमोरी स्टोरेज है यानी कि रैम है, ये सीपीयू है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स हैं। तो सीपीयू जो है वो कनेक्ट है सारी सारे सारे जो है मदरबोर्ड के जरिए सारे आईओ डिवाइसेस से भी और रैम से भी, सारे कनेक्टेड है आपस में, इंटरकनेक्टेड है। तो क्लॉक रख दी गई है। क्लॉक का मतलब क्या, एक बिट होती है, वो बिट जो है सब में सिंक्रोनाइज कर दी जाती है, ताकि जो जितने भी इंटरनल ऑपरेशन है सीपीयू के वो सारे के सारे जो है ना वो एक साथ चले। इसके अंदर भी कंट्रोल यूनिट भी है, यहाँ पर देखें आप, कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट लगा हुआ है, ये है क्लॉक। इस क्लॉक के जरिए से सीपीयू जो सीपीयू है ये सिंक्रोनाइज हो जाता है रैम के साथ और आईओ डिवाइसेस के साथ, और आपस के अंदर भी कंप्यूटर जो सीपीयू के अंदर मौजूद है वो भी सारे सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। सिंक का मतलब है सब एक सब जो है ना एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ALU performs arithmetic operations such as addition, subtraction and logical operations such as and or not। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको ALU का काम क्या है, and or not और subtraction और division, यानी कि मैथमेटिक्स का ऑपरेशन परफॉर्म करना, और जो है इस तरीके से जो है वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये ALU का काम है। तो क्लॉक क्या करती है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेस ऑल सीपीयू एंड बस ऑपरेशंस। ठीक है, तो सारी चीज़ों को क्लॉक जो है वो सिंक्रोनाइज कर देती है। क्लॉक क्या होता है कि जैसे एक यहाँ पर देखें, ये एक सिग्नल हुआ ना, ये ऑन और ऑफ, ये ऑफ है, ये ऑन है, ठीक है, ये बिट 0 है, ये बिट 1 है। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, 0 1 से मिला के एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो इस एक साइकिल के जरिए सारे सारे जो है ना डिवाइसेस को आपस में सिंक्रोनाइज किया जाता था। इसको कहते थे क्लॉक। कि ये एक स्पेशल 1 0 की बिट्स भेजी जाती थी सबके पास, और सब उसके साथ जो है सिंक्रोनाइज हो जाते थे। तो इस सिंक्रोनाइजेशन के जरिए से सारी डिवाइसेस आपस में मिलके काम करती थी, सिंक हो जाती थी।
अच्छा जी, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। अब जाहिर है कंप्यूटर में आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल इसमें भी देख लो सी शार्प में, तो मल्टीपल लाइंस में आपका कोड आता है, तो एक के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन चलती है। ठीक है, तो ये कैसे चलती है, इसके बैकग्राउंड में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल है कि एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से वो मतलब एक एक इंस्ट्रक्शन पिक होती है और वो एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पर ये दिखाया गया कि द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू अ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेशंस कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। तो एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है और उसी को हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल कहते हैं। बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम इट इज लोडेड इनटू मेमोरी। ठीक है, तो हर इंस्ट्रक्शन जो है चलने से पहले क्या होता है, रैम के अंदर लोड होती है हर इंस्ट्रक्शन। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एक रजिस्टर है, वो अपने पास क्या होल्ड करता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो अगली इंस्ट्रक्शन चलने वाली है उसका एड्रेस अपने पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है होल्ड करता है। द इंस्ट्रक्शन क्यू होल्ड्स अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इस तरह से होता क्या है कि क्यू बन जाती है, इंस्ट्रक्शन क्यू बन जाती है कि एक के बाद दूसरी कौन सी इंस्ट्रक्शन चलेगी, दूसरे के बाद कौन सी तीसरी इंस्ट्रक्शन चलेगी, तो वो इंस्ट्रक्शन क्यू बन जाती है और उसी इंस्ट्रक्शन क्यू के हिसाब से वन बाय वन सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो इसके अंदर तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले इंस्ट्रक्शन फैच की जाती है। फैच का मतलब क्या है, रैम से उठा के प्रोसेसर में लाई जाती है, फिर इसको डिकोड किया जाता है। डिकोड का मतलब है कि जाहिर है उस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी चीज लिखी हुई होती है, ऑप कोड होता है, उसको डिकोड किया जाता है मशीन को कोड के अंदर, मतलब उसका ऑप कोड निकाला जाता है, इंस्ट्रक्शन से ऑप कोड निकाला जाता है, उसको डिकोड किया जाता है और फिर फाइनली उसको जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये तीन स्टेप्स होते हैं, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। ये तीनों स्टेप्स परफॉर्म होते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इसी तरह ये चीज जो है, ये तीनों स्टेप्स जो है वो हर इंस्ट्रक्शन के साथ परफॉर्म होते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा है टू मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड व्हेन द इंस्ट्रक्शन यूजेस द मेमोरी ऑपरेंड। अगर मेमोरी यूज की है, मेमोरी ऑपरेंड का मतलब क्या है, अगर वेरिएबल यूज किए, वेरिएबल को मेमोरी ऑपरेंड भी कहते हैं, यानी कि जो ऑपरेंड यूज किए हैं वो रैम के अंदर मौजूद है, इसका मतलब वेरिएबल है। तो दो और इंस्ट्रक्शन मजीद चलेंगी। कौन कौन सी दो इंस्ट्रक्शन होंगी मजीद, फैच ऑपरेंड एंड स्टोर आउटपुट ऑपरेंड। फैच ऑपरेंड का मतलब क्या है कि वेरिएबल्स को फैच करना, वेरिएबल को फैच किया जाएगा, रैम से उठा के प्रोसेसर में लाया जाएगा, उसको कहते हैं फैच ऑपरेंड। स्टोर आउटपुट ऑपरेंड का मतलब क्या, ऑपरेशन परफॉर्म किया, प्लस किया, माइनस किया, जो जवाब आया उसको वापस रैम में रखा गया, उसको कहते हैं स्टोर आउटपुट ऑपरेंड। तो ये इस तरह से जो है पांच इंस्ट्रक्शन, ये जो है ये साइकिल मुकम्मल होती है। वैसे तो तीन इसके अंदर स्टेप्स है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, लेकिन अगर वेरिएबल यूज किए गए अगर किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो ये दो स्टेप्स मजीद बढ़ जाते हैं, फेच ऑपरेंड और स्टोर आउटपुट ऑपरेंड। तो अगर हम इसका ये देखा जाए तो यहाँ पर देखें, ये सारी दिखाया गया कि फैच में काम क्या होता है। फैच में क्या काम होता है, द कंट्रोल यूनिट फैचेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्यू एंड इंक्रीमेंट्स द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो होता है क्या है फैच के अंदर कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलने वाली है, ठीक है, उसको उसको क्यू में लाया जाता है और जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है यानी कि उसको जो है वो एक का इजाफा कर दिया जाता है, फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है वो अगली इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर लेता है। ठीक है, तो ये फैच किया, फैच का मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन क्यू में लगी थी उसको फैच कर लिया और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया ताकि वो अगली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट करे। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को प्रोग्राम काउंटर भी कहते हैं। तो ये फैच का काम हो गया। डिकोडर का काम क्या है, द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन फंक्शन टू डिटरमाइन द व्हाट द इंस्ट्रक्शन विल डू। तो इंस्ट्रक्शन क्या काम करेगी, जाहिर इंस्ट्रक्शन के पीछे उसका ऑप कोड होगा, तो ऑप कोड को डिकोड किया जाएगा। तो डिकोडिंग का काम जो है वो किया जाएगा इसके इस स्टेप के अंदर। प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या चीज हो रही है, तो वो इसको कहते हैं डिकोडिंग। ठीक है, तो ऑफ कोड को डिकोड किया जाएगा और वो ऑपरेशन रेस्पेक्टिव जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। The instruction input operands are passed to the arithmetic logical unit and signals are sent to ALU indicating the operation to be performed. ठीक है, तो देखा जाएगा कि ऑपरेंड्स इसमें निकाले जाएंगे डिकोड करते वक्त, और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है जो अपना काम करेगा, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये डिकोडिंग का ऑपरेशन जो है प्रोसेस जो है चलेगा
इसके अंदर सारी चीजें डिकोड होंगी, हर ऑपरेशन डिकोड किया जाएगा। फिर फैच ऑपरेंड का मतलब क्या, अगर ऑपरेंड मौजूद है, ठीक है, अगर ऑपरेंड, फैच ऑपरेंड का मतलब अगर उसमें ऑपरेंड मौजूद है। इफ द इंस्ट्रक्शन यूजेस एन इनपुट ऑपरेंड लोकेटेड इन मेमोरी, अगर ऑपरेंड जो अगर मौजूद है, अगर वो मेमोरी के अंदर है, यानी कि वेरिएबल, ऑपरेंड अगर वेरिएबल मेमोरी के अंदर यानी कि वेरिएबल है, द कंट्रोल यूनिट यूजेस अ रीड ऑपरेशन टू रिट्रीव द ऑपरेंड एंड कॉपी इनटू द इंटरनल रजिस्टर। तो होता क्या है कि ऑपरेंड अगर रैम के अंदर मौजूद है, वेरिएबल के अंदर, तो उन वेरिएबल से उठा के उनको कहाँ मूव कराया जाएगा, इंटरनल रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो उनको डायरेक्टली रैम से एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो है वो रजिस्टर के अंदर उनको रखवा दिया जाएगा। इंटरनल रजिस्टर आर नॉट विजिबल टू यूजर प्रोग्रामर, ठीक है। तो जाहिर इंटरनल रजिस्टर जो है यूजर प्रोग्रामर के सामने तो नहीं होते, तो लेकिन ये होता यही है कि रैम जो वेरिएबल है और रैम पे स्टोर है, उनको उनको उठा के जो है वो रजिस्टर्स के अंदर जो है रख दिया जाता है, जो कि प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर मौजूद होते हैं उनके अंदर। तो ये प्रोसेस हो गया फैच ऑपरेंड का। फिर एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के अंदर एग्जीक्यूशन होगी, जो भी काम जो है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर होगा, ठीक है, जो कि जाहिर ऑपरेंड उठा के तो इंटरनल रजिस्टर में रख दिए। अब इसके अंदर जो है वो प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी करना है उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा, वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा, ठीक है। और एलयू का जो है स्टेटस पे लेके वो बताएगा कि इस वक्त जो है वो कौन सा जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर मौजूद है। और फिर इसके बाद जो जवाब आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई का जो जवाब आएगा, उसको लिख कर कह रहे हैं स्टोर आउटपुट ऑपरेंड। इफ द आउटपुट ऑपरेंड इज इन मेमोरी, अगर आउटपुट ऑपरेंड जो है वो किसी वेरिएबल में रखवाना है तो वेरिएबल में रखवा दिया जाएगा, ठीक है। द कंट्रोल यूनिट यूजेस राइट ऑपरेशन टू स्टोर द डेटा, तो राइट ऑपरेशन के जरिए जो वेरिएबल के अंदर जो है जो रिजल्ट रखवाना है मेमोरी के अंदर, वो रखवा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, एक इंस्ट्रक्शन की साइकिल जो है कंप्लीट होगी। तो अगर इसका आप सुडो कोड देखो, उसका सुडो कोड ये है, यानी कि लूप में चलेगा, लूप में चलती है इंस्ट्रक्शंस। तो पहले क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फैच की जाती है, और इंस्ट्रक्शन फैच के करना मतलब क्या है कि जो क्यू बनी हुई होती है, एक एक करके जो इंस्ट्रक्शन चलनी है उसकी क्यू बनी हुई होती है, तो वो पहली जो क्यू के अंदर इंस्ट्रक्शन रखी होगी उसको फैच किया जाएगा। फिर अगला एडवांस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, अगला इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को एडवांस किया जाएगा कि जो कि अब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अगले इंस्ट्रक्शन को जो है वो होल्ड करेगा, उसके एड्रेस को। करंट इंस्ट्रक्शन आपने फैच कर ली, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को आपने जो है वो एक उसमें एडवांसमेंट कर ली। फिर इसके बाद जो है वो डिकोड द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को आप डिकोड करोगे, इसके अंदर क्या क्या है, मतलब डिकोडिंग की होगी इंस्ट्रक्शन ऑप कोड जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें करनी है। इफ मेमोरी ऑपरेंड नीड्स रीड वैल्यू फ्रॉम मेमोरी, अगर वेरिएबल यूज किए गए हैं, ठीक है, जिसको यहाँ पर मेमोरी ऑपरेंड कहा गया है, तो अगर वेरिएबल यूज किए गए हैं तो उन वेरिएबल्स को पढ़ा जाएगा रैम में से। फिर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इफ द रिजल्ट इज मेमोरी ऑपरेंड, अगर रिजल्ट को दोबारा से किसी वेरिएबल में रखवाना है, राइट द रिजल्ट टू मेमोरी, ठीक है, तो रिजल्ट को जो है वो किसी रैम में किसी वेरिएबल में रखवाया जाएगा, किसी मेमोरी के वेरिएबल में रखवाया जाएगा। तो इस तरीके से ये एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। इसके बाद कंटिन्यू लूप का मतलब क्या, अगली इंस्ट्रक्शन के साथ यही काम होगा। इस तरह ये स्टेप्स जो है परफॉर्म होते रहेंगे, और इसी को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। इसमें किसी को क्वेश्चन हो तो कर ले, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में सबको क्लियर है? इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल सबको क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। मेमोरी ऑपरेंड बता दें, मेमोरी ऑपरेंड का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल जो कि रैम के अंदर बन रखे गए हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पर मेमोरी ऑपरेंड। मेमोरी ऑपरेंड क्या करते हैं, वेरिएबल का काम क्या है, वैल्यू स्टोर करना। तो जाहिर है वेरिएबल के अंदर कोई चीज रखी हुई है, तो मैं इसको आपको इस तरह से भी समझा सकता हूँ। देखो आपने आपके पास इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल ये है, आपके पास है ए इज, समझो यूं रख लो, रिजल्ट इज इक्वल टू, ये रिजल्ट है। अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के नाम से ये एक वेरिएबल है। रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है, ये एक वेरिएबल है, प्लस वाई, वाई क्या है, ये भी एक वेरिएबल है,
ठीक है, ये वेरिएबल रैम में रखे होंगे, एक्स वेरिएबल भी रैम में होगा, वाई वेरिएबल भी रैम में होगा। इन दोनों को जो जवाब आएगा उसको भी एक वेरिएबल में रखवाया जाएगा जिसका नाम क्या है, रिजल्ट। तो ये भी मेमोरी ऑपरेंड है, ये भी मेमोरी ऑपरेंड है, ये भी मेमोरी ऑपरेंड है, और ये पूरी एक इंस्ट्रक्शन है पूरी। ठीक है, ये पूरी जो है एक इंस्ट्रक्शन है। तो पहले ये इंस्ट्रक्शन फैच होगी, ठीक है, पूरी इंस्ट्रक्शन फैच होगी, ये सारी इंस्ट्रक्शन उठ के, ये इंस्ट्रक्शन पूरी जो है रैम में रखी हुई है, रैम से उठ के कहाँ आ जाएगी, सीपीयू में। तो ये कहेंगे हम इसको, अंदर इंस्ट्रक्शन जो है क्या हुई है, फैच हुई है। ये इंस्ट्रक्शन फैच हुई, फिर सीपीयू के अंदर ये इंस्ट्रक्शन जब आ गई, फिर इसको जो है वो क्या किया जाएगा, इसको डिकोड किया जाएगा। कि डिकोड का मतलब क्या है कि वो देखेगा कि इसमें करवाना क्या है, वो देखेगा इसमें एडिशन करवाना है, इसका ऑप कोड आ जाएगा सामने, उस ऑप कोड के जरिए पता चलेगा भाई इसमें एडिशन करवाना है। एडिशन करवाने के बाद जो रिजल्ट है वो किसी वेरिएबल में रखवाना है, रिजल्ट के नाम के वेरिएबल के अंदर रखवाना है, ये इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। फिर तीसरे स्टेप में एग्जीक्यूशन होगी, मेमोरी ऑपरेंड निकाले जाएंगे, मेमोरी ऑपरेंड यहाँ रखे होंगे, एक्स भी यहाँ रखा हुआ होगा, वाई भी यहाँ रखा हुआ होगा, तो एक्स से वैल्यू ली जाएगी, और एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ रखवाई जाएगी, रजिस्टर के अंदर रखवाई जाएगी, जो प्रोसेसर का रजिस्टर है उसके अंदर रखवाई जाएगी, और फिर रजिस्टर में अंदर रखवा के फिर उसके दरमियान क्या करवाया जाएगा, एडिशन करवाई जाएगी, क्योंकि एडिशन हो रहा है। और जवाब को फिर दोबारा कहाँ रखवाया जाएगा, किसी वेरिएबल में, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है जो कि मेमोरी ऑपरेंड है, तो जवाब को निकालने के बाद इसको दोबारा रैम के अंदर, मेमोरी रैम के अंदर जो है वो रखवा दिया जाएगा। ठीक है, रैम के अंदर रखवा दिया जाएगा। तो ये एक्चुअली काम हो रहा होता है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल ऐसे काम कर रही है। ठीक है, ये एक डायग्राम का व्यू भी दिखाया है, उस डायग्राम के अंदर भी ये दिखाया है कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट भी है, कंट्रोल यूनिट भी है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, ये रैम लगी हुई है, मेमोरी, मेमोरी से डेटा जो आ जा रहा है, और कंट्रोल यूनिट भी यहाँ मौजूद है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी मौजूद है, रजिस्टर भी मौजूद है। मतलब ये दिखाया गया सारा मिलके काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती है, इन सब के कंट्रीब्यूशन के बाद जो है वो इंस्ट्रक्शन चल रही होती है। तो एक डायग्राम के जरिए से यहाँ पर शो किया गया ये चीजें। अच्छा, ये मोड्स ऑफ ऑपरेशन, कितनी तरह के ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो सकते हैं। तो तीन तरह के मोड्स होते हैं, एक प्रोटेक्टेड मोड, एक रियल मोड एड्रेस मोड, और एक सिस्टम मैनेजमेंट मोड। ठीक है, प्रोटेक्टेड मोड का मतलब क्या है, ये प्रोटेक्टेड मोड जो है ये विंडोज का नेटिव मोड है। विंडोज और लिनक्स हम दोनों यूज करते हैं कभी, तो इन दोनों के अंदर, इन दोनों का जो नेटिव मोड है वो विंडोज या और लिनक्स का जो नेटिव मोड है वो प्रोटेक्टेड मोड है। प्रोटेक्टेड मोड क्या होता है, ये लिखा हुआ, प्रोग्राम्स आर गिवन सेपरेट मेमोरी एरियाज नेम्ड सेगमेंट्स। हर प्रोग्राम को एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया जाता है मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, हर प्रोग्राम को एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया जाता है, और उसका नाम रख दिया जाता है सेगमेंट। वो प्रोग्राम अपने सेगमेंट से बाहर नहीं निकल सकता, रैम के अंदर अपने सेगमेंट के अंदर ही रहेगा, यानी कि कोई भी प्रोग्राम अपने सेगमेंट के अंदर रहेगा, अपने सेगमेंट से प्रोग्राम बाहर नहीं जा सकता मेमोरी में, मेमोरी से। तो इसको कहते हैं प्रोटेक्टेड मोड। The processor prevents program from referencing memory outside their assigned segments। तो जो सेगमेंट असाइन किया गया किसी प्रोग्राम को, वो उस असाइंड सेगमेंट से प्रोग्राम बाहर जा नहीं सकता, इसको कहते हैं प्रोटेक्टेड मोड। तो थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के जरिए से समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये रैम है, ठीक है, तो ये रैम है, रैम के अंदर एक पार्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व हो जाता है कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, विंडोज वगैरह वो यहाँ चलेगी। ठीक है, और इसको इसके ऊपर कोई चीज जो है ना वो दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये एरिया जो है ना वो स्पेसिफिक कर दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और यहाँ ये जो एरिया है, ये जो है, ये जो एरिया बचा है, इस एरिया के अंदर यूजर जो प्रोग्राम कर चला रहा है, यूजर प्रोग्राम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो विंडोज के, फॉर एग्जांपल आप कोई ब्राउजर खोल रहे हो, कुछ भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, वो सारा का सारा इस एरिया में खुलेगा, विंडोज के अलावा वो यहाँ चल रहा होगा।
उसके अंदर भी हर प्रोग्राम का जो एक एरिया होगा कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटरनेट चल रहा है, ब्राउजिंग हो रही है, यहाँ पर सी शार्प खुली हुई है, यहाँ पर जो है वो एम एस वर्ड चल रहा है, तो हर एक का अपना अपना एरिया होगा। लेकिन ये जो है अपने जो जो यूजर एरिया है वो पूरा ये है यूजर एरिया। यूजर एरिया से यूजर के प्रोग्राम बाहर नहीं जा सकते। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि यूजर के प्रोग्राम विंडोज के एरिया में दाखिल नहीं हो सकते और ना ही विंडोज यूजर के एरिया में दाखिल होगी। उससे फायदा होगा विंडोज आपकी करप्ट नहीं होगी। वरना पहले होता ये था जब प्रोटेक्टेड मोड नहीं था कि यूजर के प्रोग्राम जो है वो यूजर विंडोज के ऊपर आ जाते थे, तो जिससे विंडोज करप्ट हो जाती थी, क्रैश हो जाती थी। तो जब प्रोटेक्टेड मोड आया, प्रोटेक्टेड मोड के जरिए से ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट अलग किया गया, यूजर का पार्ट अलग किया गया, और यूजर के पार्ट के जो भी प्रोग्राम्स थे वो प्रोग्राम अपने अपने सेगमेंट्स में चलते थे। अपने सेगमेंट से कोई प्रोग्राम निकल के दूसरे सेगमेंट में नहीं आता था। यानी कि ये भी नहीं हो सकता था कि ये सेगमेंट से निकल के प्रोग्राम यहाँ चला जाए, ये भी मुमकिन नहीं था। हर प्रोग्राम अपने अपने सेगमेंट में चलता था, जिसकी वजह से सारे प्रोग्राम भी क्रैश नहीं होते थे और ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रैश नहीं होता था। इसको कहते हैं प्रोटेक्टेड मोड, कि सबको सेगमेंट असाइन कर दिए गए, हर कोई अपने अपने सेगमेंट में रहते हुए जो है वो काम करेगा, अपने सेगमेंट से बाहर नहीं निकलेगा मेमोरी के। उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड मोड। फायदा क्या है? फायदा ये है विंडोज भी करप्ट नहीं होगी, आपके प्रोग्राम्स भी करप्ट नहीं होंगे। तो ये था प्रोटेक्टेड मोड। इसके बाद है रियल एड्रेस मोड। रियल एड्रेस मोड का मतलब क्या था? ये एम एस डॉस का नेटिव मोड था। एम एस डॉस आपको पता है विंडोज के साथ डॉस भी अटैच होती है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जाके सीएमडी लिखते हो तो डॉस आ जाती है, ठीक है। वो एम एस डॉस, अब तो एम एस डॉस 7 हो गई है विंडोज के। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता ये था कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हम स्टार्ट करते थे, वहां पर जाके लिखते थे विन, फिर विंडोज स्टार्ट होती थी। तो रियल एड्रेस मोड के अंदर काम ही होता था कि वो एम एस डॉस जो है उसका उसका जो है नेटिव मोड था, डॉस प्रॉम्प्ट पे काम होता था। और उसके अंदर 8086 के एक्स्ट्रा फीचर्स जो थे वो सारे के सारे एम्बेडेड थे। यानी कि अब आप देखो, अब आप डॉस प्रॉम्प्ट अभी भी खोलते हो, ठीक है, आप देखते हो, आप यहाँ पर जाके डॉस प्रॉम्प्ट लिखते हो सीएमडी करके, रन पे जाके आप लिखते हो सीएमडी, तो ये डॉस प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाता है, ठीक है। और इसके अंदर सारे सारी कमांड जो है आप डॉस की लिख सकते हो। तो ये जो है वो ये जो मोड कहलाता था, जिसका ये रियल एड्रेस मोड था। अब तो ये विंडोज के साथ ही अटैच कर दिया गया है, लेकिन पहले ये बेसिक मोड यही होता था। पहले विंडोज पे, पहले डॉस पे ही काम होता था, और डॉस से जाके विंडोज को स्टार्ट किया जाता था, और जब विंडोज से एग्जिट करते थे तो वापस डॉस में आते थे। लेकिन इसका नुकसान था। नुकसान क्या था? इसका नुकसान ये था कि रियल एड्रेस मोड के अंदर जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो सकता था। क्रैश क्यों हो सकता था? क्योंकि जाहिर है इसके अंदर प्रोटेक्टेड मोड तो था नहीं। तो विंडोज का आप कोई भी प्रोग्राम पे काम कर रहे होते थे, अगर वो प्रोग्राम का साइज बढ़ता था तो वो ओवरलैप करता था और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया के अंदर दाखिल हो जाता था। प्रोग्राम एक दूसरे के सेगमेंट के साथ ओवरलैप करते थे, और ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया के अंदर जो है वो प्रोग्राम दाखिल हो जाते थे, जिसकी वजह से प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाता था। यूजर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो ओवरराइट करना शुरू कर देता था, क्योंकि जाहिर है प्रोटेक्टेड मोड तो था नहीं। तो इसकी वजह से विंडोज क्रैशिंग का मसला मसला बहुत ज्यादा था जब रियल एड्रेस मोड पे काम हो रहा था। फिर ये सिस्टम मैनेजमेंट मोड आया। सिस्टम मैनेजमेंट मोड के अंदर सिस्टम मैनेजमेंट मोड कौन सा है? जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो शुरू में दिखाता है वो F2, यानी कि F11 होता है कुछ कंप्यूटर में बायोस आने के लिए, ठीक है। तो बायोस आ जाता है। जो बायोस की सेटिंग आपने देखी होगी कि जिसके अंदर बूटिंग सीक्वेंस वगैरह सारी चीजें होती हैं, तो वो सिस्टम मैनेजमेंट मोड कहलाता है। उसके अंदर जाके आप बता बूटिंग ऑर्डर भी सेट कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें वहां पर जो है वो की जा सकती है, जिसको हम बायोस कहते हैं, बायोस सेटिंग। वो आपका सिस्टम मैनेजमेंट मोड है। उसमें सिस्टम के पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हो, सब चीजें हैं। तो वर्चुअल 8086 मोड, ये एक और मोड है।
का नाम दिया गया वर्चुअल 8086 मोड। तो ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड ऑफ प्रोटेक्टेड। ईच प्रोग्राम हैज इट्स ओन 8086 कंप्यूटर, यानी कि हर प्रोग्राम के साथ 8086 का आर्किटेक्चर अटैच कर दिया गया है। जैसे अभी मौजूद है, अभी हम हाइब्रिड मोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप आप विंडोज के किसी भी प्रोग्राम में हो, आप विंडोज के किसी भी प्रोग्राम में हो, वहां से जो है आप एग्जिट हो सकते हैं। जैसे अभी अभी मैं पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ, पावर पॉइंट से मैं डायरेक्ट जो है वो डॉस पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे कैसे चला गया कि हर प्रोग्राम के साथ जो है वो 8086 कंप्यूटर अटैच। 8086 का मतलब क्या है? ये डॉस, डॉस का आर्किटेक्चर एक्चुअली 8086 के आर्किटेक्चर से मैच करता है, इस पे डॉस चल रही है। तो ये डॉस का प्रोग्राम आप विंडोज के किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हम वर्चुअल 8086 मोड पे चले जाते हैं, वरना पहले ऐसे नहीं होता था। पहले अगर आपको डॉस पे जाना होता था तो आप विंडोज को शट डाउन करते थे, शट डाउन करने के बाद फिर आप डॉस चलाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप विंडोज पे रहते हुए ही स्विच कर जाते हो डॉस पे। वो कैसे स्विच कर जाते हो कि विंडोज के हर प्रोग्राम के साथ 8086 कंप्यूटर आर्किटेक्चर अटैच्ड है। क्या मतलब कि 8086 आर्किटेक्चर के अंदर जो चीजें थी वो सारी डॉस में मौजूद होती थी, तो इसलिए डॉस आप जो है अपने प्रोग्राम से डायरेक्टली डॉस के अंदर जो है वो स्विच कर सकते हो। तो इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है मोड्स ऑफ ऑपरेशन में। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये स्लाइड्स खत्म हो रही हैं, हम अगली स्लाइड शुरू करते हैं। लिखा हुआ रियल मोड बता। रियल मोड का मतलब क्या है कि रियल मोड के अंदर जो है वो एमएस डॉस, यानी कि एमएस डॉस का नेटिव मोड था, उसके अंदर एमएस डॉस शुरू में स्टार्ट होती थी। और एमएस डॉस आपकी क्रैश हो सकती थी अगर उसके अंदर प्रोटेक्टेड मोड नहीं था। तो आप इसके अंदर कोई सेगमेंट असाइन नहीं था। तो अगर एक यूजर मोड से डेटा जो है वो डायरेक्ट, अगर आप यूजर मोड पे मौजूद थे, कोई भी आपकी एप्लीकेशन चल रही होती थी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ओवरराइड कर सकती थी, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाता था। क्योंकि जो प्रोटेक्टेड मोड है ना, उसके अंदर हर प्रोग्राम अपने सेगमेंट में रहता है, लेकिन रियल मोड के अंदर कोई सेगमेंट तो होता नहीं था। तो एक प्रोग्राम दूसरे मोड प्रोग्राम के साथ ओवरलैप हो जाता था, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रैश हो जाता था। तो इस वजह से रियल मोड जो है वो शुरू में आया था, लॉन्च हुआ था, उसके बाद रियल मोड खत्म कर दिया गया। अब जो हम यूज कर रहे हैं वो ज्यादा वर्चुअल 8086 मोड यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर विंडोज पे रहते हुए आप जो है स्विच कर जाते हो डॉस पे, यानी कि 8086 कंप्यूटर उसके साथ अटैच होता है और वो फौरन आप उसमें स्विच कर सकते हो। सिस्टम मैनेजमेंट मोड का मतलब है, सिस्टम मैनेजमेंट मोड का मतलब है आपका बायोस। बायोस को आप समझते हैं? बायोस आपने रन किया होगा शुरू जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो मेरे ख्याल में कुछ में F11 की होती है इसमें, तो उसमें बायोस आ जाता है। तो बायोस के अंदर सेटिंग्स होती हैं कि कौन सी बूटिंग ऑर्डर आप सेट कर सकते हो, कौन सी डिवाइस पहले बूट होगी, और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पर जो आप सेट कर सकते हो हार्डवेयर से रिलेटेड सिस्टम की, वो सिस्टम मैनेजमेंट मोड कहलाता है, बायोस का जो मोड है। तो बेसिक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रजिस्टर्स, रजिस्टर्स आर हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन डायरेक्टली इनसाइड द सीपीयू। तो ये बात हमने पता है कि रजिस्टर जो है वो स्टोरेज लोकेशन है जो कि सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जाहिर है ये ज्यादा स्पीडी होता है। रजिस्टर डिजाइन टू बी एक्सेस्ड एट मच हायर स्पीड देन कन्वेंशनल मेमोरी, जाहिर है रैम से ज्यादा स्पीडी एक्सेस हो जाते हैं।
रजिस्टर क्योंकि इनसाइड दी प्रोसेसर होता है, रैम चूंकि प्रोसेसर से बाहर होती है और तो इसलिए डिले आता है, और रजिस्टर के अंदर वो डिले नहीं आता। When a processing loop is optimized for speed, for example, loop counters are held in registers rather than variables. तो लूप मैंने आपको बताया था कि जो एक रजिस्टर है जिसके अंदर आप वैल्यू रख दो तो लूप चलता है, तो बजाय ये कि रैम को यूज किया जाए इस मकसद के लिए, लूप चलाने के लिए वैल्यूज को रजिस्टर के अंदर रखवाया जाता है ताकि लूप जो है वो तेजी के साथ स्पीडी जो है वो रन हो सके। क्योंकि रजिस्टर्स अगर रैम के जरिए से लूप परफॉर्म किया जाएगा तो डिले आएगा ज़ाहिर लूप चलाने में, बार बार जो है रैम से पिक की जाएंगी वैल्यू, तो डिले आ जाएगा। तो इसलिए डिले को मिनिमाइज करने के लिए लूप चलाने के लिए रजिस्टर्स का सहारा लिया जाता है। There are 8 general purpose registers, 6 segment register, a processor status flag, E flags and an instruction pointer। ये इसने लिखा है कि 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ठीक है, स्टेटस फ्लैग्स हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये रहे, अभी हम इंटेल स्पेसिफिक पढ़ना है, ठीक है, अभी हम रजिस्टर के बारे में पढ़ना है, वो रजिस्टर जो इंटेल यूज करता है। पहले तो हम जनरल पढ़ रहे थे, अब हम इंटेल स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। तो 32 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर, इंटेल के अंदर 32 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर है और 16 बिट के जो है वो सेगमेंट रजिस्टर्स है। तो 32 बिट्स के जनरल पर्पस रजिस्टर कौन कौन से हैं? ये रहे, EAX, EBX, ECX, EDX, EP, EBP, ESP, ESI, EDI। ये 32 बिट के जो है 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। जनरल पर्पस क्या नाम, जनरल पर्पस इसका नाम क्यों रखा है? जनरल पर्पस इसका नाम इसलिए रखा है कि आठों के आठों रजिस्टर जो है वो मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इनका अपना स्पेसिफिक काम तो मौजूद है, जैसे ECX का काम क्या है, लूप चलाना, ठीक है, लेकिन ECX को आप दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। EBX का काम अलग है, वैल्यू होल्ड करना, EAX और EBX। EDX का काम एड्रेस होल्ड करना, लेकिन आप जो है ना इनको मुख्तलिफ पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। ये इसलिए रजिस्टर्स का नाम रखा गया है जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो ये 8 जो है जनरल पर्पस रजिस्टर हो गए। इसके बाद ई फ्लैग्स है। ई फ्लैग्स के जरिए से जो आपको पहले बताया था कि ओवरफ्लो वगैरह चेक किया जाता है, ओवरफ्लो या जो है पैरिटी बिट वगैरह जो कंट्रोल पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो वो ई फ्लैग यूज किएगी। ई फ्लैग्स जो है वो रजिस्टर हम यूज करते हैं। इसमें एक एक बिट ही सेव होती है, ई फ्लैग्स के अंदर एक एक बिट ही सेव होती है, अलग अलग रजिस्टर्स हैं ये एक एक बिट के। इस तरह से ई आई पी है, ये एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, अगली इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली है उसका एड्रेस होल्ड करता है। आईपी रजिस्टर जो मैंने आपको बताया था, आईपी रजिस्टर, उसको उसका एक्सटेंडेड आईपी रजिस्टर के नाम से यहाँ पर रखा गया है कि इसकी फीचर्स को एक्सटेंड करके EIP नाम रख दिया गया, एक्सटेंडेड आईपी रजिस्टर। इस तरह 16 बिट के जो है सेगमेंट रजिस्टर जो है मौजूद है, ठीक है। तो ये 16 बिट के जो है 6 सेगमेंट रजिस्टर मौजूद है यहाँ पर। तो 16 बिट के 6 सेगमेंट रजिस्टर यहाँ पर मौजूद है। कोड्स सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, ठीक है ना, ये अलग अलग है। फ्लैग सेगमेंट, ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं। तो ये 16 बिट के ज्यादातर आप इसमें यही यूज करोगे, कोड सेगमेंट यूज करोगे, स्टैक सेगमेंट यूज करोगे और डेटा सेगमेंट। हम तीन ही ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं, स्टैक सेगमेंट भी यूज कम करते हैं, ज्यादातर कोड सेगमेंट और डेटा सेगमेंट। ये आपने देखा होगा, आपने जब प्रोग्राम अगर लैब की हो, लैब में आपने डॉट डेटा लिखा होगा, डॉट कोड लिखा होगा, ठीक है, तो वो एक कोड सेगमेंट था और एक डेटा सेगमेंट था। तो ये आपका जो है वो रजिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया। अब रजिस्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं।